Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 12th of August 2022, and I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट डी रिकॉग्नाइजिंग पार्टीज ओवर फ्रीबीज इज एंटी डेमोक्रेटिक। तो फ्रीबीज अनाउंस करने से एक सीरियस फिजिकल इशू तो है, लेकिन उसके बेसिस पर अगर यहाँ पर पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है देन दैट वुड बी एंटी डेमोक्रेटिक, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ऑन थर्सडे एक्नॉलेज्ड दैट द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबीज प्रॉमिस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑन कंट्रीज फिजिकल हेल्थ वॉज अ सीरियस इशू, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस फेवर में नहीं है कि इस बेसिस पर यहाँ पर किसी भी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज किया जाए, बिकॉज दैट वुड बी एंटी डेमोक्रेटिक। तो नो बडी इज सेइंग दिस इज नॉट एन इशू, दिस इज अ सीरियस इशू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिनको फ्रीबीज मिलते हैं उनका ये कहना है कि ये वेलफेयर स्टेट है और ये उनको मिलना चाहिए एंड दे आर एंटाइटल्ड टू दिस। इसके अलावा जो लोग टैक्स पे करते हैं उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर टैक्स पे करते हैं और ये जो टैक्स है ये यहाँ पर स्पेंड किया जाना चाहिए ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन वॉट एवर वे पार्टीज वॉन्ट। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दो तरीके की ओपिनियन है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है चाइना ब्लॉक्स इंडिया यूएस बिड टू लिस्ट जैश डिप्टी चीफ एज ग्लोबल टेररिस्ट। तो यहाँ पर इंडिया ने बात की थी कि इसे यूएनएससी की 1267 सैंक्शंस कमेटी में डाल देना चाहिए और इसको ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस कर देना चाहिए। यूएस ने इस बात को स्पॉन्सर भी किया था, लेकिन चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया है इस बात पर। तो बेसिकली चाइना यही करता है, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पर सैंक्शंस लिस्ट में नहीं जाने देता है। तो चाइना हैज़ ब्लॉक्ड अ प्रपोजल बाय इंडिया एंड द यूएस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू डेजिग्नेट अब्दुल रऊफ अजहर, जो कि मसूद अजहर का भाई है, एंड ही इज़ ब्रदर ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एंड डिप्टी चीफ ऑफ द पाकिस्तान बेस्ड प्रोस्क्राइब टेरर ग्रुप एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। तो इसको ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस करने की बात की थी। तो इंडिया ने उसके लिए प्रपोजल यहाँ पर मूव किया था, यूएस ने उसको को स्पॉन्सर किया था, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पास हो पाया क्योंकि यहाँ पर चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दी। अब ये जो पर्सन है ये बहुत सारे टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व था। फॉर एग्जाम्पल हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट जो कि होती है 1999 में, और इस फ्लाइट को यहाँ पर हाईजैक करके अफगानिस्तान में लैंड कराया जाता है। फिर अटैक ऑन पार्लियामेंट जो कि 2001 में था, उसमें भी ये इन्वॉल्व था। इसके अलावा अटैक ऑन द इंडियन एयरफोर्स बेस इन पठानकोट, उसमें भी ये इन्वॉल्व था। तो प्रपोजल यहाँ पर इंडिया ने मूव किया था, उसको यूएस ने को स्पॉन्सर किया था, लेकिन चाइना ने लगा दी उसके ऊपर टेक्निकल होल्ड। तो हम चाहते थे कि ये जो अब्दुल रऊफ है उसको यूएनएससी की 1267 सैंक्शंस कमेटी में डाल देना चाहिए और उसको यहाँ पर एक ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस कर देना चाहिए। बट द चाइना हैज़ हाउएवर प्लेस्ड अ टेक्निकल होल्ड ऑन द प्रपोजल। ऑल अदर 14 मेंबर स्टेट्स जो यूएनएससी के थे वो सपोर्टिव थे इस प्रपोजल को लेकर, सिर्फ चाइना ने ही यहाँ पर अपोज किया है। अगर ये ग्लोबल टेररिस्ट इसको लिस्ट कर दिया जाता तो इससे इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता, तो इसके जो भी एसेट्स होते वो यहाँ पर फ्रीज कर दिए जाते, ट्रैवल बैन लग जाता, आर्म्स एम्बार्गो हो जाती। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि चाइना ने ऐसा किया है, और 1267 सैंक्शंस कमेटी में अगर हम किसी टेररिस्ट को लिस्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले भी चाइना ने एक बार रोक लगाने की कोशिश की है, जब हमने यहाँ पर लश्कर तोयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को सैंक्शंस लिस्ट में डालने की कोशिश की थी, तब भी चाइना ने ऐसा किया था, और चाइना ने यहाँ पर सेकेंड टाइम फिर से ऐसा ही किया है। द सोर्स सेड देयर इज इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस इन प्रपोजल्स को लेकर कि ये एक टेररिस्ट है और ये बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स में भी इन्वॉल्व था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दी है। तो चाइनाज एक्शंस एक्सपोज इट्स डबल स्पीक एंड डबल स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल कम्युनिटीज शेयर्ड बैटल अगेंस्ट टेररिज्म। तो चाइना की यहाँ पर हिपोक्रेसी समझ आती है। डबल स्टैंडर्ड्स एंड कंटिन्यूइंग पॉलिटिसाइजेशन हैव रेंडर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सैंक्शंस रिजीम एट ऑल टाइम लो, क्योंकि यहाँ पर चाइना इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, चाइना यहाँ पर इस्लामाबाद को सेव करने की कोशिश कर रहा है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो कुछ ज़्यादा ही डीपन हो चुके हैं। तो चाइना इज डिसीजन टू ब्लॉक 2 प्रपोजल्स टू लिस्ट पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रैटेजिक अलायंस जो कि बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच में यहाँ पर डेवलप हुई है। इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन की इंडिया और चाइना और यूएस के जो टाइज हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रेंड हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने ओथ ली है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो 14th वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद न्यूली स्वर्न इन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। आगे चलते हैं। बेंगलुरु वुमेन गोज टू दिल्ली हाईकोर्ट टू स्टॉप फ्रेंड्स यूथेनेसिया ट्रिप
टू यूरोप। अब यूथेनेसिया क्या होता है, तो बेसिकली इच्छा मृत्यु, कि इंसान खुद से मरना चाहता है। फॉर एग्जांपल उसकी स्टेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसको यहाँ पर कोई टर्मिनल इलनेस है और वो ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे में अगर वो इच्छा मृत्यु चाहता है तो वो इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में आप यूथेनेशिया नहीं करवा सकते हो। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर यूरोपियन नेशंस हैं जहाँ पर यूथेनेशिया अलाउड है। तो यहाँ पर पिटीशन जाएगी। अब एक पर्सन है नोएडा का, 48 साल उसकी उम्र होगी, उसको एक डेबिलिटेटिंग हेल्थ कंडीशन है और इसीलिए वो यूरोप जा रहा है असिस्टेड सुसाइड या यूथेनेशिया के लिए। एन ऑप्शन नॉट अवेलेबल इन इंडिया टू अ पर्सन हु इज़ नॉट टर्मिनली इल। तो यूथेनेशिया का जो ऑप्शन है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है अगर आप यहाँ पर टर्मिनली इल नहीं हो। अब ये जो पर्सन है इसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जो कि 2014 से इसको चल रहा है, और ये स्विट्जरलैंड जा रहा है फॉर अ फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया, कोविड के चलते कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसके चलते यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। अब इंडिया जो है, इंडिया में यूथेनेशिया एज सच अलाउड नहीं है। जो सेक्शन 309 है वो सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है, लेकिन उसके बाद फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 क्लॉज 1 है जो कि ये समझता है कि अगर किसी भी पर्सन ने सुसाइड को अटेम्प्ट किया है तो ऑफकोर्स उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। इसीलिए यहाँ पर सेक्शन 1151 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, लेकिन जो आईपीसी का सेक्शन 309 है वो सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है। तो वाइल सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइजेज अटेम्प्टेड सुसाइड, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 क्लॉज 1 states that any person who attempts to commit suicide shall be presumed unless proved otherwise to have severe stress and shall not be tried and punished under the said code। तो फिर उसको यहाँ पर आईपीसी के अंदर नहीं ट्राई किया जाएगा अगर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से उसने यहाँ पर सुसाइड को अटेम्प्ट किया है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑथर की प्ली को टर्न डाउन कर दिया था एंड एक्टिविस्ट पिंकी विरानी, जिन्होंने बात की थी कि अरुणा शानबॉग जो एक नर्स थी वो 42 ईयर्स यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में रही, तो बेसिकली वो यहाँ पर ब्रेन डेड थी 42 सालों तक। तो उनकी यूथेनेशिया की यहाँ पर अपील गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था इस अपील को और बाद में तो उनकी 2015 में खुद ही डेथ हो गई। तो यूथेनेशिया एज सच इंडिया में तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूथेनेशिया होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में भी होता है एंड दे हैव कम अंडर क्रिटिसिज्म फॉर प्रोमोटिंग सुसाइड टूरिज्म। तो बेसिकली जैसे यहाँ से एक पर्सन जा रहा है सुसाइड असिस्टेड सुसाइड कराने, तो ऐसे ही बहुत लोग जाते होंगे, तो ये एक तरीके से यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे फर्स्ट पेज पर। इसके अलावा तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। डिप इन एडॉप्शन नंबर्स पॉइंट टू ट्रैफिकिंग। अब एडॉप्शन नंबर्स में डिप आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो इलीगल एडॉप्शन हो रहा है या तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे लेकिन उसके बाद भी जो एडॉप्शन के लिए बच्चे अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। Concerned over the declining number of children for adoption in the country, a parliamentary panel has expressed apprehension कि हो सकता है कि illegal child adoption market जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से thrive कर रहा है या तो यहाँ पर child trafficking हो रही है। In its 118th report on review of guardianship and adoption laws submitted to Parliament in the recently concluded monsoon session, Parliament Standing Committee on the पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस हैज़ नोटेड कि पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इंडिया में ये है कि एक तरफ इतने सारे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर चिल्ड्रन ही नहीं है अडॉप्ट करने के लिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेली अगर हम यहाँ पर यूनिसेफ की रिपोर्ट देखें तो डेली यहाँ पर 10,000 चिल्ड्रन है जो कि ऑर्फन्स होते हैं। तो देयर आर अबाउट 140 मिलियन ऑर्फन्स इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली ऐसा पैराडॉक्स क्यों है? तो इस पैराडॉक्स का एक ही रीज़न है, यहाँ पर हो रही है चाइल्ड ट्रैफिकिंग या तो इलीगल एडॉप्शन के प्रोसेस हो रहे हैं। The committee chaired by BJP Rajya Sabha member Sushil Kumar Modi noted that according to adoption statistics of CARA, जो number of children adopt हुए हैं वो 5,693 थे 2010 में। 2020-21 में नंबर आ चुका है 3,142 पे। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए यहाँ पर अवेलेबल थे वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो चुके हैं फ्रॉम 628 टू 417। तो कमेटी एक्सप्रेसेस सीरियस कंसर्न अबाउट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस डिक्लाइन यहाँ पर पॉइंट आउट करता है या तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है या तो थ्राइविंग इलीगल चाइल्ड अडॉप्शन मार्केट है। The report noted that as per information provided by CARA, 26,000 prospective adoptive parents हैं, they were registered with the CARA और वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं रेफरल के लिए, लेकिन उनको यहाँ पर रेफरल अलॉट ही नहीं हो पा रहा। उसका क्या रीज़न है? यहाँ पर बच्चे ही अवेलेबल नहीं है फॉर द अडॉप्शन। तो एज पर इन्फॉर्मेशन फॉरनिश्ड बाय द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, द रिपोर्ट नोटेड द एवरेज टाइम टेकन फॉर अ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट जो कि यहाँ पर 0 से 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वेटिंग पीरियड यहाँ पर 2 साल का होता है। तो यहाँ पर सजेशंस ये दिए गए हैं पैनल के द्वारा कि आप जे एक्ट में
यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है उसको कम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 साल तक कोई वेट नहीं करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो इलीगल रूट से जाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर सकते हो। तो बिसाइड्स द टाइम फ्रेम स्टिपुलेटेड फॉर अडॉप्शन अंडर जेजे एक्ट इज लेंथी एंड कटिंग डाउन दैट वेट टाइम विल कीप प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स कि वो यहाँ पर कोई भी इलीगल या नॉन रेगुलर रूट को ना लें। सेक्शुअल हैरेसमेंट केस SC कॉल्स ऑन कोर्ट टू ट्रीट विक्टिम सेंसिटिवली, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ये क्या है, व्हाट इज़ द बटरफ्लाई माइन, ये रशिया ने डिप्लॉय कर रखी है, शायद यूक्रेन में, अभी पक्का नहीं है, ये यूके का कहना है। एन इंटेलिजेंस बुलेटिन बाय द यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेड दैट रशिया इज लाइकली टू हैव डिप्लॉयड एंटी पर्सोनल माइंस इन द यूक्रेन वॉर। तो डोनेट्स्क और यहाँ पर क्रेमेटोर्स्क में रशिया ने इसको डिप्लॉय कर रखा है शायद। अब इसके अंदर एक्सप्लोसिव भरा होता है, तो कोई भी अगर इसको छूता है तो ये फट जाता है, और बच्चे इसको टॉय की तरह समझ लेते हैं क्योंकि टॉय की तरह दिख रहा है, और ऐसे में बहुत सारे बच्चों की जान भी चली जाती है। In Donetsk and Kramatorsk, Russia has highly likely attempted employment of PFM-1 and PFM-1S। इन दोनों में एक यही डिफरेंस होता है कि इसमें से जो एक होता है वो खुद से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। Commonly called the butterfly mine, the PF-1M series are deeply controversial, और यहाँ पर इसको यूज़ किया गया था रशिया के द्वारा ड्यूरिंग द सोवियत अफगान वॉर, वेयर दे एलिजिबली मेम्ड हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिन्होंने इसको टॉय समझ लिया था और उनकी यहाँ पर जान चली गई थी। द बटरफ्लाई माइन, द PFM-1 एंड PFM-1S आर टू काइंड्स ऑफ एंटी पर्सोनल लैंड माइल्स दैट आर रेफर टू एज बटरफ्लाई माइन्स, या तो इसको ग्रीन पैरेट भी कहते हैं, क्योंकि आप इसके शेप और कलर से समझ सकते हैं इसका नाम ग्रीन पैरेट क्यों होगा। तो यहाँ पर जो PFM-1S है, दैट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म होता है उसके अंदर, तो वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और 1 से यहाँ पर 40 घंटों में खुद ही ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली लेसर एक्सप्लोसिव पैक्ड इन दिस स्मॉल माइन, इट ऑफन इंजर्स, और हो सकता है कि कभी कभी जान ना जाए। दीज माइन्स आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती है, इसीलिए मेटल डिटेक्टर को इवेट कर जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इन्फ्लेशन सॉफ्टनिंग व्हाट नाउ। तो इन्फ्लेशन यूएस में सॉफ्टन हो रहा है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है। अभी फ्राइडे को रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कितना इन्फ्लेशन है। तो लोअर देन एक्सपेक्टेड यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लेशन डेटा एट 8.5% इन जुलाई, डाउन फ्रॉम द 9.1% ऑफ जून। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, ओवरऑल इन्फ्लेशन हमें यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए जो इंडिया में FPIs है वो भी हमें आते हुए दिख रहे हैं। तो वाइल सॉफ्टनिंग क्रूड प्राइसेस एंड ईजिंग इन्फ्लेशन हैव ब्रॉट कम्फर्ट, पॉजिटिव FPI फ्लोज ओवर द लास्ट मंथ हैव सपोर्टेड द मार्केट्स। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि FPIs इंडिया में आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो यहाँ पर फॉल हो चुका है, $110 पर बैरल से $100 पर बैरल हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि प्राइस प्रेशर्स तो अब भी हैं। तो डिस्पाइट द ईजिंग ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया एंड द जुलाई सॉफ्टनिंग इन द US, बोथ RBI एंड फेड ऑफिशियल्स हैव मेंटेन की प्राइस प्रेशर्स कंटिन्यू हैं। इसीलिए यहाँ पर आने वाले टाइम में भी इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए हाइक्स करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक बात ये मेंशन है कि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो चिल्ड्रन विद डेफिशिएंसी कैन डेवलप रिकेट्स, एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से बोन पेन होता है, पुअर ग्रोथ होती है, सॉफ्ट और वीक बोन्स होती है, और इसकी वजह से चिल्ड्रन में डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, हु विल सेव द पुलिस, तो डिस्कस कर लेते हैं। एज सच आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो पुलिस रिफॉर्म्स आपको बस एक टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में 300-400 वर्ड्स आते हैं तो आपको ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन को किल करने की कोशिश की जा रही है। आई हैव ऑब्जर्व दैट दे प्रेफर स्लो डेथ टू पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन। अब कैसे किल किया जा रहा है, तो जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके जो मसल है उसको ज़्यादा बिल्ड किया जा रहा है। तो सम ऑफ देम इन एनी केस हैव लॉस्ट देयर शीन टू रीसेंट स्कैंडल्स। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ स्टेट्स की पुलिस में कुछ स्कैंडल्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से उनकी शीन तो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिल्ड की जा रही है उनकी मसल। इफ़ द ऑफिसर इन चार्ज इज़ इम्पार्शियल, एफिशिएंट एंड कंपैशनेट, तो कौन यहाँ पर जाएगा MLA और MP के पास अगर आपका यहाँ पर पुलिस वाले ने ही काम कर दिया। तो बेसिकली इसीलिए MP MLA ये पूरी तरीके से इंश्योर करते हैं कि उनका जो डिवाइन वाला ऑरा है ना वो बना रहे, और कोई भी यहाँ पर कॉमन सिटीजन के पास प्रॉब्लम आए तो वो सीधे MP MLA के पास जाए और MP MLA यहाँ पर काम करवा के उसके बाद फेसबुक पर फोटो लगा दे और वीडियो डाल दे। तो स्ट्रैटेजी कॉमनली यूज्ड विद कंसिडरेबल फिनेस इज टू हैव अ पुलिस स्टेशन मैन्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ चॉइस, जो कि यहाँ पर डेली ओबियंस पे करे टू द पॉलिटिशियन। तो ये ऐसा ही चाहते हैं। अब इसके लिए करते क्या है, तो सबसे पहले ये एक पोस्ट जो होती है उसमें यहाँ पर अलॉट कर देंगे, फिर उस पर्सन से कहेंगे जो भी आपको यहाँ पर अपने क्रोनीज को बिठाना आप यहाँ पर बिठा सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी ऑन अ नंबर ऑफ सिलेक्शन, वन चूजेस द डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, और उसको एडवाइस कर दिया जाता है कि आप अपने चॉइस के क्रोनीज को ला सकते हो। द टीम दैट कम्स आफ्टर मेकिंग ड्यू पेमेंट्स टू द पॉलिटिशियंस रीएम्बर्सिंग देयर पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो फिर हमें ये होता हुआ दिख रहा है। They are tragically oblivious to their own irrelevance and to the fact that
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वॉन हैंड्स डाउन लॉन्ग बैक। तो ये बात यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को भी समझ नहीं आती कि अगर वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के विम्स एंड फैंसीज पे काम करेंगे तो ऑफकोर्स उनकी यहाँ पर इंडिपेंडेंस अंडरमाइन हो रही है। द जुडिशरी, अब जुडिशरी यहाँ पर कुछ तो कमेंट्स कर देती है कभी कभी पुलिस के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ सिलंबर में ही चलता, ज़्यादा कुछ चेंज तो होता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो कि पोस्ट रिटायरमेंट एवेन्यूज़ चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को फेवर करने की कोशिश करते हैं। तो बिसाइड्स मैनी ऑफ इट्स मेंबर्स आर बिजी लुकिंग फॉर पोस्ट रिटायरमेंट एवेन्यूज़ फॉर विच दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑल पावरफुल एग्जीक्यूटिव। द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस कॉन्स्पिरेसी एज एन इलीगल एक्ट। तो कॉन्स्पिरेसी तो एक इलीगल एक्ट है, लेकिन आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन को किल कर रहे हो तो ये तो इलीगल एक्ट एक तरीके से नहीं डिफाइन है। तो आईपीसी डिफाइन कॉन्स्पिरेसी एज एन इलीगल एक्ट एंड होल्ड्स ईच कॉन्स्पिरेटर टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बट इट डज नॉट डिफाइन किलिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एज एन ऑफेंस। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ब्रेकिंग अ टैबू। तो कल हमने डिस्कस किया था कि नेटो के साथ इंडिया की मीटिंग हुई थी 2019 में। तो ऑथर ने कहा ये अच्छी बात है कि हम नेटो के साथ इंगेज कर रहे हैं और ये हमारी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी है। तो इट इज़ परहैप्स नॉट टू सरप्राइजिंग दैट इंडियाज फर्स्ट फॉर्मल एंगेजमेंट विद द ब्रुसेल्स बेस्ड नेटो एज रिपोर्टेड इन दिस न्यूज़पेपर टुक सो लॉन्ग टू ऑर्गेनाइज। क्योंकि नेटो एक मिलिट्री अलायंस था और हम नहीं चाहते थे किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ इंगेज करना। तो पहले हमारी पॉलिसी यही थी कि ना हम यूएस लेड नेटो से इंगेज करना चाहते थे, ना ही हम व्हाट्सएप एक्ट से, जो यहाँ पर सोवियत यूनियन ने लेड किया था, हम उसके साथ भी इंगेज नहीं करना चाहते थे। लेकिन व्हाट्सएप एक्ट के बाद जो यहाँ पर सोवियत यूनियन ने बनाया था वो तो कोलैप्स हो गया, लेकिन नेटो आज तक एग्जिस्ट करता है और नेटो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया। नेटो बाईलेटरल नेगोशिएशंस करने लग गया विद चाइना एंड द पाकिस्तान। तो हम भी चाहते थे कि हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ पर नेटो तक जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर एक एंगेजमेंट की और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी हम एंगेजमेंट करें। तो ऑथर ने कहा ये अच्छी बात, हम नेटो के साथ एंगेज कर रहे हैं, ये हमारी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी को दिखाता है। The case for renewing India's dialogue with NATO has become even more important since the end of 2019, क्योंकि उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम अफगानिस्तान, तालिबान का रिटर्न हो गया, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हो गया, इसके अलावा यूरोप में यहाँ पर वॉर चल रहा है। एट द सेम टाइम इंडियाज़ वल्नरेबिलिटीज़ हैव ऑल्सो राइजन, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया देयरफॉर हैज़ अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। तो हम यूएस के साथ भी अपने टाइज को डीपन कर रहे हैं, यूरोप के साथ भी अपनी पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे हैं, रशिया के साथ तो हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है ही है, इसके अलावा चाइना के साथ भी बात कर रहे हैं ऑन द बाईलेटरल इशूज़। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन हैज़ अ पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा जो कि सजेशंस देंगे रिगार्डिंग फ्रीबीज को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि हम उसका मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं और हम पूरी तरीके से इम्पार्शियल हैं, इसीलिए हम इसका मेंबर नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑथर ने ये कहा ये अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली बता दिया कि इलेक्शन कमीशन इसका मेंबर नहीं बनना चाहता है। तो आरबीआई अंडरलाइन द रिस्क दैट पावर सब्सिडीज़ की वजह से जो स्टेट फाइनेंसेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ सॉट सजेशंस ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ ए कमेटी जो कि इस इशू के ऊपर देखेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका पार्ट होने से मना कर दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जुडिशरी क्यों यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी बना रही है। तो हो सकता है कि ये जुडिशियल ओवररीच की तरह क्लासीफाई किया जाए। हाउएवर एज मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ये पूरी तरीके से डोमेन है गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टी का, इसमें जुडिशरी क्यों इंटरवीन कर रही है। तो दिस इज जुडिशियल ओवररीच। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेलकम एंड एप्ट कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर डायरेक्टली सप्लीमेंट्री एफिडेविट में स्टेट कर दिया कि इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द कमीशन बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू बी द पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड कमेटी। ईसी हैज़ डन वेल टू वॉइस इट्स रिजर्वेशन। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल आर्बिट्रर है इलेक्शन का, तो इट विल नॉट बी प्रॉपर फॉर इट कि वो इस कंटेंशियस इशू में जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से इम्पार्शियल होना चाहिए। और अगर हम ये इशू देखें ऑथर के अकॉर्डिंग तो ये सेंटर का इशू अगेंस्ट द ऑपोजिशन स्टेट्स देखने को लगता है। तो इट विल नॉट बी प्रॉपर फॉर इट टू वेड इनटू कंटेंशियस इशू विच पिट्स द रूलिंग डिस्पेंसेशन एट द सेंटर अगेंस्ट द ऑपोजिशन पार्टीज जो कि स्टेट को गवर्न करते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ रैशनल फ्रीबीज होती हैं, कुछ रैशनल फ्रीबीज होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव टू इंटरप्रिटेशन है। इट इज़ ट्रू दैट पॉलिटिकल पार्टीज ड्रिवन बाई शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल कैलकुलेशंस। तो वो यहाँ पर क्या करती हैं, फ्रीबीज को अनाउंस करती हैं वोट्स को लेने के लिए, ये बात सच है, लेकिन ये उसके बाद भी ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे का डिसीजन होना चाहिए कि वो अपने रेवेन्यू को कैसे यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द फिस्कल रिस्क एट द स्टेट लेवल आर ग्रोइंग बट द एलोकेशन ऑफ पब्लिक मनी ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें जुडिशरी के इंटरवेंशन का कोई मतलब नहीं है। सजेशंस proffered by experts can and should be taken on board, but the provision of free or highly subsidized goods and services in an attempt to either sway the electorate या तो फिर compensate करना for the lack of employment income opportunities। जैसे कि हमने 2 या 3 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था, जहाँ पर ऑथर ने ये कहा था कि हमारे यहाँ इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है फ्रीबीज क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप ही नहीं किया। तो बेसिकली अगर आपने जॉब्स नहीं दी तो आप कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेट करोगे, तो उस कॉम्पनसेशन के लिए ही फ्रीबीज यहाँ पर अनाउंस किए जाते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर जो डिसीजन है वो वोटर्स को लेना चाहिए कि इकोनॉमिक और फिस्कल इम्प्लीकेशन क्या
क्या हो सकते हैं ऐसी पॉलिसीज़ के। तो यहाँ पर वोटर्स को सोचने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोप हैं उन्होंने कनाडा में जाकर सॉरी बोला है और 1 हफ्ते तक उन्होंने सॉरी ही बोला है, क्योंकि कनाडा में क्या था, ये जो चर्च है ये इंडिजिनस जो लोग हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करता था क्रिश्चियन में। बेसिकली जो इंडिजिनस चिल्ड्रन थे, जो लोकल कल्चर था उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता था और इसके चलते इन्होंने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया। तो पोप फ्रांसिस 6 डे लॉन्ग अपॉलजी टूर ऑफ कनाडा जो कि एंड हो चुका है जुलाई 29 को विद एन एड्रेस टू अ क्राउड ऑफ मेनली इंडिजिनस पीपल, जहाँ पर इन्होंने एडमिट किया कि इनको बहुत बुरा लगा कि और इनको बहुत शेम है कि वेटिकन सिटी ने ऐसा किया। टर्मिंग हिज जर्नी एज अ पेंटेनियल pilgrimage, the 85-year-old pontiff repeatedly sought forgiveness for the church role in the residential school system। तो यहाँ पर जो इंडिजिनस बच्चे थे उनको लाया जाता था, उनको यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती थी और जो यहाँ पर नहीं कन्वर्ट होता था उसके ऊपर एट्रोसिटीज़ की जाती थी। कुछ बच्चों की इसकी वजह से यहाँ पर डेथ भी हो गई। तो ऑथर ने ये कहा आपने कनाडा में जाकर तो सॉरी बोल दिया, इंडिया में भी तो यही सब हुआ है, तो इंडिया में भी आकर आप सॉरी बोलो। Because as recently as 2018, he refused to apologize for residential school abuses even after the TRC in 2015 documented। तो यहाँ पर तो इन्होंने जाकर सॉरी बोला, लेकिन 2015 का एक इंसिडेंट सामने आया था, तब इन्होंने जाकर सॉरी नहीं बोला था। कैथोलिक चर्च इज अक्यूज्ड ऑफ डेसिमेटिंग लोकल कल्चर एंड सब्जेक्टिंग जनरेशंस टू एट्रोसिटीज़ इन अ बिट टू सिविलाइज एंड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। तो उनका ये कहना था कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें आपको सिविलाइज किया जाएगा, आप यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, और जो यहाँ पर नहीं कन्वर्ट हुए उनको ये लोग एट्रोसिटीज़ करते थे। तो वाई नॉट सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल दो सोसाइटीज़ जो कि इफेक्ट हुए थे इस इवेंजेलिकल ड्राइव से, और इंडिया भी इफेक्ट हुआ था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स एंड लोकल क्रिश्चियंस एट द हैंड ऑफ द कैथोलिक चर्च स्टार्टेड विद द पोर्तुगीज टेक ओवर ऑफ गोवा इन 1510, और उसके बाद इंडिया में भी हमें ये सब देखने को मिला। तो यहाँ पर इनको इंडिया में भी आके सॉरी बोलना चाहिए। द परसिक्यूशन ऑफ द कैनेडियन इंडिजिनस पॉपुलेशन स्टार्टेड, जब यहाँ पर इनेक्टमेंट होता है इंडियन एक्ट इन 1876 का, तो चिल्ड्रन को उनकी फैमिली से लेकर जाया जाता है रेजिडेंशियल स्कूल्स में, जो कि 1990s तक फंक्शनल रहते हैं। कैनेडाज हिस्ट्री विल फॉर एवर बी स्टेन्ड बाय द ट्रैजिक रियलिटी ऑफ द रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम, जिन्होंने लगभग 1,50,000 बच्चों को उनकी फैमिली से सेपरेट किया फ्रॉम द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। चिल्ड्रन वर बीटन, फोर्स टू प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी एंड नॉट अलाउड टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेजेस। तो ये सब किया गया और इंडिया में भी ये सब हुआ। द फोर्स्ड ऑब्लिटरेशन ऑफ लोकल आइडेंटिटी इन गोवा स्पैनिंग 4 centuries। इसके अलावा यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल और डॉक्ट्रिनल सपोर्ट जो कि यहाँ पर चर्च प्रोवाइड करता था। तो इंडिया और कनाडा सेम क्राइम के विक्टिम्स हैं, तो अगर कनाडा के सामने जाकर सॉरी बोला जा रहा है तो इंडिया में भी करना चाहिए इनको। नेक्स्ट है गोवास कॉलोनियल बर्डन। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ऑथर ने इसमें यही कहा है कि जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें लगता है एज सच वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है नहीं, क्योंकि कम्युनिटीज़ के अगर ऊपर देखें तो डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो ये मिथ है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो मिथ ऑफ एन आउटडेटेड लॉ ऑफ फॉरेन ओरिजिन नाउ सर्विंग ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ गोवा एज अ कॉमन सिविल कोड नीड्स टू बी ड्यूली बस्टेड। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। वॉर प्लेन्स डिस्ट्रॉयड एट क्राइमिया एयरबेस। तो हो सकता है कि यहाँ पर यूक्रेन के पास कोई लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई हो, लेकिन यूक्रेन ने ऐसा नहीं कहा है कि उनके पास कोई लॉन्ग रेंज यहाँ पर कैपेबिलिटी आ गई, स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यहाँ पर थर्ड की बात की गई है, तो चाइना ये चाहता है कि जो साउथ कोरिया है वो थर्ड को डिप्लॉय ना करे। साउथ कोरिया ये कहता है कि नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए हमें थर्ड की ज़रूरत है। थर्ड क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। किसका है? यूएस का है। यूएस ने किसको दिया था? साउथ कोरिया को। तो डिसएग्रीमेंट ओवर द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड इन साउथ कोरिया इमर्ज्ड आफ्टर एन अपेरेंटली स्मूथ फर्स्ट विजिट टू चाइना बाय द साउथ कोरियाज फॉरेन मिनिस्टर दिस वीक। तो थर्ड आपको पता होना चाहिए किसका। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, अब फिर से तो नहीं आएगा। अंटार्कटिका क्रम्बलिंग एट एजेस। अंटार्कटिकाज coastal glaciers are shedding icebergs more rapidly than nature can replenish the crumbling ice। तो यहाँ पर अंटार्कटिका में जो आइसबर्ग्स हैं वो शेड हो रहे हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो यहाँ पर बात की गई आइस शेल्फ्स। तो आइस शेल्फ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर होता है वो स्लाइड ऑफ नहीं करता ओशन में आइस शेल्फ्स की वजह से। लेकिन अगर आइस शेल्फ्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे तो जो ग्लेशियर्स है वो डायरेक्टली यहाँ पर ओशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगे। तो आइस शेल्फ्स परमानेंट floating sheets of frozen fresh water attached to land take thousands of years to form and act like buttress holding back glaciers that would otherwise easily slide off into the ocean। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो सीज है वो राइज कर जाएंगे। तो आइस शेल्फ्स स्टेबल होते हैं क्योंकि कार्विंग भी होती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर रीग्रोथ भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साइज़ है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो कार्विंग हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से रीग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रही है और यहाँ पर जो साइज़ है वो लगातार कम हो रहा है।
7.3% इंडिया की पॉपुलेशन ओन करती है डिजिटल करेंसी को, और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड 7th नंबर पर आते हैं। तो ओवर 7% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ओन्स डिजिटल करेंसी अकॉर्डिंग टू द यूएन। और ये जो नंबर है ये मोस्टली बढ़ा है कोविड पीरियड के दौरान। यहाँ पर अंकटाड ने ये रिपोर्ट निकाली और अंकटाड ने ये बताया डेवलपिंग कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 15 ऑफ द टॉप 20 इकॉनमीज, जो कि यहाँ पर जिनकी पॉपुलेशन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को ओन करती है। तो यूक्रेन ने लिस्ट को टॉप किया है और यहाँ पर जो इंडिया है वो 7th पोजीशन पर है। अगर क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ पेमेंट बन जाती है और डोमेस्टिक करेंसी को रिप्लेस कर देती है, इसका मतलब ये है जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है फिर तो वो काम कर नहीं पाएगी, क्योंकि आरबीआई का कोई ऑथोराइजेशन तो होता ही नहीं है ना यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो ये एक क्वेश्चन है। आगे हम चलते हैं। इन्फ्लेशन स्पाइक कैट कंसर्न्स ईजिंग, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पर कम होता हुआ यूएस में दिख रहा है और इंडिया में भी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम हुआ है। आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में, लेकिन 6 स्ट्रेट मंथ में ये जो इन्फ्लेशन है ये यहाँ पर 6% से ऊपर रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिलने वाली है दिसंबर से, तो हमें क्या क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बात करनी चाहिए? तो अभी इसका एजेंडा सेट नहीं हुआ, जब हो जाएगा तब बात कर लेंगे। द सेंटर हैज़ टेकन मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग फ्यूल टैक्सेस। इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी रेज की गई ऑन सेलेक्टेड स्टील प्रोडक्ट्स। जो इंपोर्ट ड्यूटी वो पल्सेस के ऊपर कट की गई। तो यहाँ पर सेंटर ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे इन्फ्लेशन को यहाँ पर काउंटर करने के लिए। फिर यहाँ पर जो अटल पेंशन है, तो अटल पेंशन में वो लोग रजिस्टर नहीं करा सकते जो कि इनकम टैक्स पेयर है। तो इनकम टैक्स पेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू एनरोल इन द गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना। गवर्नमेंट ने जून में ये कहा था कि हम एक गवर्नमेंट पैनल बनाएंगे जो कि कंप्लेंट सुनेगा यूज़र की अबाउट की कंटेंट मॉडरेशन कैसा कर रहा है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंटेंट मॉडरेशन कराना, मैंने यहाँ पर गूगल से कहा, लेकिन गूगल ने यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन किया लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट पैनल में जा सकती हूँ इसको लेकर। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया इनको, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, बेसिकली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, कि आप चाहो तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी बना सकते हो, कि हम यहाँ पर अपना पैनल नहीं बनाएंगे अगर आप अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दोगे। तो फेसबुक और ट्विटर तो रेडी हैं, ठीक है हम अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लेंगे, आपको यहाँ पर कोई पैनल बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन गूगल इस बात को अपोज कर रहा है। तो गूगल हैज़ ग्रेव रिजर्वेशंस अबाउट डेवलपिंग अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सोशल मीडिया सेक्टर इन इंडिया टू हेयर यूजर कंप्लेंट्स, दो द प्रोपोजल हैज सपोर्ट फ्रॉम फेसबुक एंड ट्विटर। क्योंकि फेसबुक और ट्विटर ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन ना करे कंटेंट मॉडरेशन के मैटर को लेकर। तो अ प्रोस्पेक्ट दैट फेसबुक एंड ट्विटर आर कीन टू अवॉइड एज दे फियर गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी ओवर रीच इन इंडिया। लेकिन गूगल इसके अगेंस्ट है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या रीड किया। तो सबसे फर्स्ट जो पेज है उसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ इस बात के ऊपर डी रिकॉग्नाइज कर देना कि वो यहाँ पर फ्रीबीज अनाउंस करते हैं, तो बेसिकली ये एंटी डेमोक्रेटिक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो जैश ए मोहम्मद डिप्टी चीफ है उसको हम यहाँ पर यूएनएससी के 1 to 6 7 सैंक्शंस कमेटी में डालना चाहते थे। उसके लिए हमने एक प्रपोजल भी मूव कर दिया था, यूएस ने को स्पॉन्सर भी कर दिया था, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दी। अब चाइना ने टेक्निकल होल्ड क्यों लगा दी? क्योंकि चाइना यहाँ पर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को बचाना चाहता था कि ये ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में ना चला जाए। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स में इन्वॉल्व था। फॉर एग्जाम्पल जो एयरलाइन फ्लाइट हाईजैक होती है 1999 में, फिर जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है, इन सब में ये इन्वॉल्व था। आगे हम चलते हैं। यूथेनेशिया क्या होता है? इच्छा मृत्यु तो इंडिया में अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि इंडिया में सुसाइड भी आईपीसी के अकॉर्डिंग क्रिमिनलाइज है। लेकिन उसके बाद सेक्शन 115 है मेंटल हेल्थ का, जो कि ये कहता है कि स्ट्रेस की वजह से इंसान सुसाइड करता है और अगर स्ट्रेस की वजह से उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया हो तो उसको यहाँ पर क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। तो यूथेनेशिया यहाँ पर यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि यूथेनेशिया को ऑफर करती हैं। यूथेनेशिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक अलग डिबेट है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। डिप इन अडॉप्शन नंबर्स पॉइंट, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है या तो इलीगल अडॉप्शन मार्केट थ्राइव हो रही है या तो यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। फिर नेक्स्ट है आगे यहाँ पर बटरफ्लाई माइन। तो यहाँ पर जो रशिया है उसने शायद यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है बटरफ्लाई माइन। कहाँ पर कर रखी है? यूक्रेन में कर रखी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ इनका वॉर चल रहा है। बटरफ्लाई माइन हमने डिस्कस कर ली, बस ये क्वेश्चन होगा कि बटरफ्लाई माइन या ग्रीन पैरट क्या है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन सॉफ्टन हो रहा है जिसकी वजह से एफपीआईज इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि प्राइस प्रेशर अभी भी है। उसका रीज़न एक चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट भी है, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि प्राइस प्रेशर अभी भी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था पुलिस, हु विल सेव द पुलिस। तो पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन को किल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बहुत ज़्यादा ऑल पावरफुल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है वो पुलिस को कैसे कंट्रोल करते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे कंट्रोल करते हैं। जुडिशरी भी कुछ कहती नहीं। जुडिशरी क्यों कुछ नहीं कहती? क्योंकि जुडिशरी को भी ये चाहिए होता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में कहीं पोजीशन मिल जाए। तो बिसाइड्स मेनी ऑफ इट्स मेंबर्स आर बिजी लुकिंग फॉर पोस्ट रिटायरमेंट एवेन्यूज फॉर विच दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑल पावरफुल एग्जीक्यूटिव। आईपीसी में
कॉन्स्पिरेसी एक इलीगल एक्ट है, लेकिन किलिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एज सच ऑफेंस नहीं है, और किलिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन को प्रूफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कनाडा में जाकर पोप ने माफ़ी मांगी है, क्योंकि जो रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम था जहाँ पर इंडिजिनस बच्चों को उनकी फैमिली से अलग करके वहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती थी, उनके लोकल कल्चर को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी, एट्रॉसिटीज़ की जाती थी बच्चों के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जान चली हुई गई। तो यहाँ पर वेटिकन सिटी के पोप ने जाकर सॉरी बोला है, तो ऑथर ने यही कहा है कि इंडिया में भी तो यही सब हुआ है, तो इंडिया में आके भी आप सॉरी बोलो। ईसी हैज़ अपॉइंट इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमें जो अपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसका मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं और हम यहाँ पर इम्पार्शियल होकर काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेकिंग अ टैबू, तो जो हमारा नेटो के साथ इंट्रैक्शन है ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये हमारी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल हम यूएस के साथ अपने रिलेशंस को डीपन कर रहे हैं, रशिया के साथ हमारे जो ट्रेडिशनल टाइज़ हैं, फिर चाइना के साथ भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, यूरोप के साथ भी हम एंगेज कर रहे हैं नेटो के तरीके से। नेक्स्ट गोवास कॉलोनियल बर्डन, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर थर्ड की बात की गई है, तो थर्ड क्या है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो कि यहाँ पर यूएस ने साउथ कोरिया को दिया है। तो चाइना ये कहता है कि इसको मत यूज़ करो, लेकिन साउथ कोरिया कहता है कि हमें नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए इसकी ज़रूरत है। अब ये जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर थे, ये गए हुए थे चाइना में। तो चाइना में जब ये गए तो उनको बहुत सारी ग्रांट्स दी गई हैं, और बदले में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि हम ज़िंदगी भर वन चाइना पॉलिसी को ही मानेंगे, कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। तो नेपाल्स फॉरेन मिनिस्टर हैज़ रिटर्न अ हैप्पी मैन फ्रॉम चाइना। बीजिंग इज ऑफर्ड नेपाल ह्यूज ग्रांट इन रिटर्न फॉर काठमांडूज एश्योरेंस, कि ये जो काठमांडू ये हमेशा वन चाइना पॉलिसी को ही स्टिक करेगा। अंटार्कटिका क्रम्बलिंग एट एजेस, तो यहाँ पर जो आइस शेल्फ्स हैं वो कार्व आउट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कार्व, तो बेसिकली उसका रीज़न यही है, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट यूएन की अंकटाड की रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि इंडिया में 7.3% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर डिजिटल करेंसी को ओन करती है, और हम ओवरऑल कंट्रीज में 7th पोजीशन पर आते हैं। जो कैड कंसर्न्स हैं वो ईज़ हो रहे हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कंसर्न्स क्यों ईज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कम हो रहा है। इसके अलावा जो ब्रेंट क्रूड के प्राइस हैं वो भी यहाँ पर कम हो रहे हैं, और G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया को मिलने वाली है। तो हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के एजेंडा पर भी हम बात करें। फिर यहाँ पर अटल पेंशन में वो लोग नहीं उसका बेनिफिट ले सकते हैं जो कि इनकम टैक्स पेयर्स हैं। तो इनकम टैक्स पेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू एनरोल इन द गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी। फिर गवर्नमेंट ने जून में ये कहा था कि गवर्नमेंट एक पैनल बनाएगा जो कि यूज़र मॉडरेशन के कंटेंट को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट पैनल में जा सकता है। गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया था इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को, इंटरमीडियरीज को, कि आप अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हैं। तो फेसबुक और ट्विटर तो चाहते हैं कि अपनी ही सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना ली जाए और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो, लेकिन गूगल इसको अपोज कर रहा है। गूगल का अपोज करने का एक रीज़न ये है, द बॉडी वुड मीन एक्सटर्नल रिव्यूज ऑफ डिसीजंस दैट कुड फोर्स गूगल टू री इंस्टेट कॉन्टेंट, और ये गूगल नहीं चाहता, इसीलिए गूगल यहाँ पर अपोज कर रहा है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।